मेरे प्रिय नौजवान साथियों, जैसा कि अब आप जान रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी अब समाप्त होने ही वाला है। इसमें कुछ कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में अब 2-4 क्लास आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात इंडियन पॉलिटी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति आज का टॉपिक है, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि आप कुछ तुलना कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। उससे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो वह एक कंसेप्ट के रूप में आपके दिमाग में रहेगा। तो हम आज तुलना करते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या अंतर है। आज हम लोग मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर। आज यही मेरा टॉपिक होगा। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। आज है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। आज यही टॉपिक होगा, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन बोथ हम लोग लिखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ऑफ ये स्टेट्स के संबंध में हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसी बात की व्याख्या आज हम लोग देखते हैं। यदि आप बार बार मेरे वीडियो को देखते हैं, टाइम एंड अगेन आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अभी तक मैंने लगभग 30 से 36 वीडियो डाल दिया है जो कि परीक्षोपयोगी है। हमने कहीं से भी कोई अनावश्यक बात ना तो आपसे कहा है और ना ही कहने का कोशिश करते हैं। बस केवल सदैव यह ध्यान रखते हैं कि आपका काम होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, इस हिसाब से करो, उस हिसाब से करो, ये है वो है। ये बात हमने कभी भी अपने जीवन में नहीं किया है। जो कहना है वह टू द पॉइंट कहना है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों की परिपक्वता में बढ़ती है, उनकी चंचलता में कमी आती है, उच्च श्रृंखल कम होते हैं और अपना ध्यान विषय सामग्री पर वो ध्यान लगाए रखते हैं। उनके मन की जो अनावश्यक चंचलता है उससे कम हो जाती है। तो ये बात मैंने कभी भी कहने का कोशिश नहीं किया कि भाई ऐसा है, ऐसा कर दो। ये अनावश्यक बात है, ये बरगलाने की बात है, ये बच्चों को राह से हटाने की बात है। जो कहा गया है आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, उसको समझने का कोशिश करिए, किताब पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए और
जब मन न लगे तो मेरे वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी में परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी और आप सारी बातों को, इंडियन पॉलिटी को आप समझने लगेंगे। अच्छा, एक बात तो मैंने ये कह दिया। दूसरी बात मैं अब कहने जा रहा हूँ कि समग्र संपूर्ण जो इंडियन पॉलिटी है उससे जो क्वेश्चन कौन चैप्टर से कितना संभावित क्वेश्चन आएगा, ये बात मैं अब आपके सामने 2-4 क्लास में, 1-2 क्लास में हम आपके सामने रख देंगे। तो इससे क्या होगा, एक आपके सामने एक कंसेप्ट बन जाएगा और आपको लगेगा कि पीटी में ये सब सवाल पूछे जाते हैं अमुक चैप्टर से। तो आज मैं पहले ही कह दिया, आपका टाइम लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ, आपका मूल्यवान समय है। आज हम डिफरेंसेस बता देते हैं। कहे थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना भी ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप थोड़े समय में आप इसको देख लीजिए। तो हम 1-2 कॉलम में बांट देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अंतर, यहाँ लिख देते हैं अंतर, और इसको हम 2 कॉलम में बांट देते हैं। ये 2 कॉलम में हम इसको बांट देते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं मौलिक अधिकार, एक तरफ लिखते हैं मौलिक, ये है मौलिक अधिकार, ये है मौलिक अधिकार, और दूसरे कॉलम में लिख देते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति, ये नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये 2 कॉलम हमने बांट दिया। अब हमको बड़ी सरसरी निगाह से, बड़ी आसान तरीके से, सहज सरस और सरल भाषा में आपके सामने रख दिया है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने दिमाग को चलाइए और जो पूर्व में आपने जो पढ़ लिया है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीज्ड, उसको थोड़ा सा आप दिमाग में लाइए। बस ये यदि लाते हैं तो क्या होगा, आपका अंतर धड़ाधड़ निकल जाएगा। देखिए, तो हमने आपसे क्या कहा था भाई कि मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के किस भाग में है भाई। हमने ये भाग शब्द, पार्ट शब्द का जिक्र किया था, आप याद करिए, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो पार्ट शब्द का जो जिक्र किया तो उसमें हमने कहा था आपसे कि भाग 3 में है ये कितने में है भाई, ये भाग 3 में है। तो भाग 3 में है तो ये 3 एक अंतर हो गया। और यदि राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम लोग देखेंगे तो ये कितने भाग में है भाई, तो ये भाग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं पार्ट। तो ये कितने में है, तो ये हो गया 4। तो ये अंतर आप देख लीजिए, ये अंतर कभी कभी पूछा जाता है। ये हो गया भाग, तो ये हो गया 4। कितने भाग में है, ये 4 में है। और ये कितने भाग में है, ये भाग, संविधान के भाग ये 3 में है ये। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, किसके बीच में, बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। एक आसानी से आपने समझ लिया, इसलिए आप आसानी से समझ रहे हैं कि आपने इसको पहले भी पढ़ लिया है। यही चीज़ मैं आपके सामने जब प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन रख देंगे तो इसी में आपका ज्ञान में और वृद्धि हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, हम यदि अनुच्छेद के आधार पर दोनों में देखें कि अनुच्छेद के आधार में दोनों में क्या अंतर है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका वर्णन कितना में ये 12 से ये कितना तक दिया गया है, ये है 35। यानी आर्टिकल ये कितना में दिया गया है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल ये है 12 से ये है 35। ये आर्टिकल ये 12 से 35 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है भाई, ये मौलिक अधिकार का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इन माय कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर यदि हम लोग इसमें देखें अनुच्छेद, ये अनुच्छेद यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद ये कितना में है, तो ये 36 से लेकर के ये 51 में है। यानी ये आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो आपने किस आधार पर अंतर देखा, ऑन विच बेस, तो पहले आपने देखा भाग के आधार पर, दूसरी बार आपको किसके आधार पर देख रहे हैं, अनुच्छेद के आधार पर देख रहे हैं। तो 2 डिफरेंस हो गया। अब तीसरा डिफरेंस देखिए, एकदम इसको ध्यान से आप देखते रहिए। अब मैं अब इंडियन पॉलिटी समाप्त ही होने वाला है, इसीलिए मैं आपको कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। आपके जो
भूल रहे हैं वो बात क्या होता होगा, स्मृति में आ जाती होगी, आप रिमेंबर कर लेते होंगे और आपको लगता होगा कि सर जो पढ़ाए हैं वो तो मुझे अब याद हो रहा है। ये अच्छी बात है। अपने बातों को फिर से क्या करना, अपने बातों को फिर से रिमेंबर करना, फिर से उस पर मनन करना, ये क्या है, सकारात्मक विचार है, यह नेगेटिव नहीं है, यह पॉजिटिव व्यू है। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं ये थर्ड में क्या अंतर है भाई। तो मौलिक अधिकार क्या है, ये नैसर्गिक अधिकार है। ये क्या है, नैसर्गिक। ये क्या है, नैसर्गिक। ये नैसर्गिक अधिकार है। ये नैसर्गिक अधिकार, ये नैसर्गिक अधिकार है। अर्थात ये क्या है, मूलभूत अधिकार है। ये अर्थात क्या है, ये मूलभूत अधिकार है। ये मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ये। और ये क्या है, ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है। ये क्या है, ये नैसर्गिक अधिकार, ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है। ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख हुआ है, दैट इज नैसर्गिक। ये क्या कहलाता है, नैसर्गिक। यहाँ नैसर्गिक का माने क्या है भाई, थोड़ा ये टिपिकल चीज़ है। नैसर्गिक का माने है विच इज़ गिफ्टेड बाय गॉड, वो किसके द्वारा दिया गया हो। ये जो नैसर्गिक शब्द है, ये इसका माने है विच इज़ गिफ्टेड बाय, विच इज़ गिफ्टेड। ये गिफ्टेड, ये बाय, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये गॉड से के द्वारा दिया गया, जिसको हमने बाय बर्थ मिला है। विच इज़ गॉटन बाय बर्थ, ये क्या कहता है, ये गॉटन, ये किससे है, ये बाय बर्थ मिला है। ये किससे मिला है, ये बाय बर्थ मिला है। तो ये नैसर्गिक अधिकार है। तो नैसर्गिक अधिकार है अर्थात यह मूलभूत अधिकार है, यानी इसके बिना किसी भी नागरिक का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। उसमें यदि वो विकास की बात कहें तो उसका विकास संभव नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नैसर्गिक अधिकार कहा गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नैसर्गिक राइट। तो ये नैसर्गिक राइट में जैसे कि हमको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन। ये हमको राइट टू एक्सप्रेस, हमको क्या दिया गया है, अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति का ये क्या दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है। तो भाई ये क्या है, हमको जो बोलने का अधिकार है ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, नैसर्गिक अधिकार है। इसके बिना मेरा चहुमुखी विकास संभव नहीं है। हम अपने जीवन का ये क्या नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नैसर्गिक अधिकार कहा गया है। लेकिन राज्य के नीतिशक तत्व नैसर्गिक अधिकार नहीं है। इसके बिना भी काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, सो बात नहीं है। इसीलिए इस मामले में ये थोड़ा सा कम पड़ जाता है। किस मामले में, नैसर्गिक अधिकार के मामले में ये थोड़ा कम पड़ जाता है। अच्छा, अब चौथा डिफरेंस इसमें देख लीजिए भाई, ये चौथा डिफरेंस। ये फोर्थ डिफरेंस में यदि हम लोग देखते हैं तो मौलिक अधिकार की जो अवधारणा ली गई है ये यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा, ये मौलिक अधिकार की अवधारणा ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए से ये क्या किया गया है, लिया गया है। ये कहाँ से, टेकन फ्रॉम यूएसए, वहीं से प्रेरित हुआ है और प्रेरित होकर के इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को अपनाया गया है। और चौथा में यहाँ पर राज्य का जो दिया गया नीतिशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से ये क्या किया गया है, ये लिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि यह भी एक प्रकार का आपका क्या हो गया भाई, अंतर हो गया कि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया। और राज्य के नीतिशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से, ये आयरलैंड से लिया गया। तो ये जो बात है ये दोनों के बीच को क्या दर्शाता है, ये डिफरेंसेस को दर्शाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ। ये दोनों के
अंतर को ये क्या दर्शाता है, डिफरेंसेस को दर्शाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग पांचवा अंतर देख लेते हैं भाई। ये पांचवा अंतर हम लोग देखते हैं। ये फिफ्थ अंतर इसका क्या है, ये चौथा जो अंतर हम लोग देखते हैं, ये चौथा, ये पांचवा अंतर में अब हम लोग क्या देखते हैं। तो कहता है कि मौलिक अधिकार क्या है, आभ्यंतिक नहीं है। ये क्या है, मौलिक, ये मौलिक अधिकार आभ्यंतिक ये आभ्यंतिक नहीं है, ये आभ्यंतिक नहीं है। और ये क्या है, ये जा करके ये मौलिक अधिकार, ये राज्य के निषेध तत्व क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व ये आभ्यंतिक है, आभ्यंतिक, ये क्या है, आभ्यंतिक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मौलिक अधिकार कहता है कि आभ्यंतिक नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि यदि परिस्थिति विशेष आ जाए, परिस्थिति विशेष के आधार पर हम मौलिक अधिकार में क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। हम मौलिक अधिकार में क्या कर सकते हैं, ये परिवर्तन ला सकते हैं। विशेष परिस्थिति में इस पर बंधन लगाया जा सकता है। इस पर क्या लगाया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में, ये विशेष परिस्थिति में इसमें क्या लगाया जा सकता है, बंधन लगाया जा सकता है। ये जा सकता है। जैसे कि हम जब आपको पढ़ा रहे थे, व्हेन आई वाज टीचिंग फंडामेंटल राइट्स, तो हमने कहा था कि यदि इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई 352 लग जाए, आर्टिकल 352 यदि इसमें लगा दिया जाए देश में, तो उस अवस्था में आपका कौन अधिकार, ये जीवन जो वंचित है, आर्टिकल 21 को भी क्या किया जा सकता है, छोड़ करके अन्य को क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। कहा है भाई, ये विशेष परिस्थिति की बात है, ये विशेष परिस्थिति की बात है। तो विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार पर भी क्या लगाया जा सकता है, बंधन लगाया जा सकता है। ये आत्यांतिक, ये क्या है, आभ्यंतिक नहीं है ये। तो इसमें बहुत प्रकार से कई बार इस पर बंधन लगाया गया है, तो इसीलिए इसको आभ्यंतिक नहीं माना गया है। और यहाँ पर क्या है कि राज्य के निषेध तत्व जो है ये आभ्यंतिक है। इसका मतलब है कि इस पर किसी भी परिस्थिति में इस पर बंधन नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में इस पर बंधन नहीं लगाया जा सकता है, बंधन नहीं ये लगाया जा सकता है, ये बंधन नहीं लगाया ये जा सकता है। यानी ये क्या है, निर्बंध युक्त है। इस पर ये क्या है, आभ्यंतिक है, इस पर बंधन नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, ये अंतर को देखते हैं। अब छठा अंतर इसमें देख लीजिए, सिक्स्थ डिफरेंसेस क्या है इसमें भाई। तो जो छठा अंतर है उसमें, छठा अंतर में आप यहाँ पर देखिए, ये जो छठा अंतर है इस पर कौन सा बात है, तो इसमें कहता है यह न्यायालय में ये क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय है। ये न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय है, कन्वर्टिबल है। ये कहने का मतलब इससे संबंधित मुकदमा न्यायालय में दायर किया जा सकता है। यह न्यायालय में क्या है, एप्लीकेबल है। न्यायालय इससे संबंधित वाद को सुनने के लिए बाध्य है। यानी न्यायालय में इसके मामले को क्या किया सकता है, दायर किया जा सकता है। ये क्या है, एप्लीकेबल है। और राज्य के नीतिशक तत्व जो है, ये साथ में ये राज्य के नीतिशक तत्व 6, ये क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। नॉट कन्वर्टेबल इन द कोर्ट, नॉट एप्लीकेबल इन द कोर्ट। यानी कहने का मतलब है
कि यदि 36 से 51 तक का कोई मामला होगा, आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51, यदि अनुच्छेद 36 से 51 तक का कोई मामला होगा और यदि कोई आदमी चाहे, इफ़ एनीबडी वांट्स, कि हमको इस मुकदमे को, इस इशू को कोर्ट में पेश करना है, तो कोर्ट इनको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। क्यों खारिज कर देंगे? इसलिए खारिज कर देंगे कि इसका जो राज्य के निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में वो क्या है, इसको, इस वाद को पेश नहीं किया जा सकता है। तो यह भी एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये अंतर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं भाई, कि ये जो 7वां जो हम लोग देखते हैं, या जो पॉइंट आपका बना हो, आप देखिएगा हम पॉइंट भूल गए, हम 7 लिख रहे हैं, तो ये जो 7वां है, तो ये क्या है, इसका जो मौलिक उद्देश्य है, ये इसका मौलिक उद्देश्य, इसका मौलिक मूल अधिकार का जो मौलिक उद्देश्य है, ये मौलिक उद्देश्य है, इसका क्या मौलिक उद्देश्य है, नागरिकों के हित में कार्य करना, ये नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सुरक्षा, ये क्या करना, ये प्रदान करना, ताकि ये अपने जीवन का क्या कर सके, चहुमुखी विकास कर सके, ये सर्वांगीण विकास हो सके। इसका कैसा विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। चहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ये क्या होना चाहिए, सर्वांगीण, ये सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है। और इसका क्या उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये क्या है भाई, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना इसका क्या है, इसका मूल उद्देश्य है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये क्या है, गांधीवादी विचार से प्रेरित है। ये चीज़ को क्या करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने दोनों के बीच में क्या देखा, अंतर देखा। तो इसी प्रकार से कुछ यत्र तत्र जो कुछ अंतर है, अब उसी अंतर को आपको दिखा देंगे। और इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी में जो चलेंगे, वो चैप्टर वाइज जो प्रश्न आते रहे हैं, आइदर यूपीएससी एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन, उसी को ध्यान में रख करके हम 2-4 वीडियो में आपको सारा बात कह देंगे। तो ये बात, इसी के साथ आप मेरे वीडियो को देखिए और 67वीं परीक्षा की तैयारी के लिए आप लगे रहिए। और जो लोग अभी मेंस देने वाले हैं वो भी अपना 66वीं के लिए तैयार रहिए, वो भी अपना मेंस देने के लिए तैयारी करिए। कहा रिजल्ट अभी जो आया वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और हमारे इंस्टीट्यूट से, जो हमारा इंस्टीट्यूट है आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी से, अनेकों छात्र क्या हुए हैं, कम्पीट किए हैं। और मैं सभी बच्चों को जरा सा एक बात कह दूं कि आप स्टेट पर ज़रूर ध्यान दीजिए, स्टैटिक्स पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। वो 72 नंबर का होता है। वो 72 नंबर का आपका वो क्या कर सकता है, आपके भाग्य को या तो बदल सकता है या तो आपके भाग्य को गर्त में ले जा सकता है। वही निर्णायक होता है। इसलिए आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और एक बार मैं फिर सभी बच्चों को यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य पथ से ना हटिए और कभी भी निराशा मत आने दीजिए। और जहाँ आपको जो पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन मेरे वीडियो को अवश्य देखिए। क्यों, यह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्वालिटी बेस्ड है। इसमें मैंने कहीं भी कोई बात ऐसी बात नहीं कही है जो कि आपको अनावश्यक रूप से चंचल बना दे। और मेरे वीडियो को देखने से रिजल्ट आपका आएगा, मैं श्योर हूँ। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ। मैंने कभी कुछ बात कहा नहीं, केवल काम की बात कहा है। इसी के साथ मैं यह प्रयास करता हूँ कि आप अपने कर्तव्य पर जुड़े रहें और अपना कार्य करें। अपने कार्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, कर दिखाने से होता है। धन्यवाद।